हेलो बच्चों, तो फार्माकोग्नोसी का पहला चैप्टर है ना। बीच में कुछ चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लेकिन क्या सारे चैप्टर कवर करने के लिए इस बार क्या स्टार्ट से शुरू करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट से। तो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का जो सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है, मैं क्या करूँगा, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है कोशिश करूँगा कि मैं सभी के उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये एटलीस्ट आपको बता दिया करूँ, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। तो सिलेबस का पार्ट है, इसमें डेफिनेशन पढ़नी फार्माकोग्नोसी की, हिस्ट्री पढ़नी है और प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये तीन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। वन शॉट वीडियो है, देखो मैंने पहले भी डाल दिया है कि यानी एक ही शॉट में पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा पार्ट नहीं बनेगा। एज पर PCI 2 लेक्चर चाहिए इसके लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर में ही इसको खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन क्या भाई, फार्माकोग्नोसी क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है। ये सब चीजें क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। और फार्माकोग्नोसी तो साइंस का बेस है अगर माना जाए तो भाई। एंशिएंट टाइम पे प्लांट से, नेचुरल सोर्सेस से ही मेडिसिन वगैरह या जो ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट वगैरह किए जाते थे लोगों के, है ना। तो माना जाए तो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक साइंस का डेवलपमेंट भी अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं यहीं से हुआ है ना। तो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है किससे, क्रूड ड्रग्स से। तो क्वेश्चन ये उठता है भाई, ये क्रूड ड्रग्स क्या होता है। क्रूड ड्रग मतलब जिस तरह से मिला, प्लांट से या रॉक सॉल्ट से या एनिमल से जिस तरह से मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, मतलब उसको बोलेंगे क्रूड ड्रग। बाद में वो प्रोसेस करके, नंबर ऑफ स्टेप्स रहते हैं प्रोसेस के, प्यूरिफिकेशन के, है ना। तो उसके बाद जो है मेन ड्रग तक आते हैं। ये क्या है, एक तरह से रॉ मटेरियल क्रूड ड्रग के फॉर्म में है। फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, कौन कौन से नेचुरल सोर्स है, 3 ही नेचुरल सोर्स है मेनली माना जाए तो, प्लांट, एनिमल और मिनरल किंगडम। मिनरल्स मतलब जैसे रॉक सॉल्ट्स यानी पहाड़ वगैरह हो गए, है ना। टर्म फर्स्ट यूज, सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी का टर्म है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन थे, सिडलर साइंटिस्ट थे। 1815 में, 1815 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, है ना। क्या नाम था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ये किसकी बुक थी, जर्मन साइंटिस्ट सिडलर की, 1815 में। ठीक, इन्होंने इस बुक में सबसे पहली बार टर्म यूज किया था, क्या, फार्माकोग्नोसी, है ना। तो फार्माकोग्नोस्टिका नाम आ गया, मतलब क्या है, फार्माकोग्नोसी आ गया। बाद में ये तो फिर 19th सेंचुरी में एक बुक थी मैटेरिया मेडिका, पहले यही चलती, देखो मैंने फोटो लगाई है किसकी, मैटेरिया मेडिका की। ठीक, वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। स्पेशली अभी भी आप लोग लाइब्रेरी में, अगर आपके यहाँ की लाइब्रेरी अच्छी है तो लाइब्रेरी में जाके देखो, मैटेरिया मेडिका आपको मिलेगी, है ना। ये जहां पे भी ओल्ड लाइब्रेरी है, जहां पे B.Pharm वगैरह चलता है, M.Pharm वगैरह चलता है, मैटेरिया मेडिका, ये जो फोटो लगाई है मैंने बहुत पहले की लगाई है, लेकिन अभी बहुत सारे राइटर्स ने उसको काफी तरीके से ट्रांसलेट करके, इजी लैंग्वेज में करके मैटेरिया मेडिका बनाई है। नंबर ऑफ साइंटिस्टों ने लिख रखी है मैटेरिया मेडिका, है ना। तो 19th सेंचुरी में मैटेरिया मेडिका वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, यानी सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैटेरिया मेडिका, ठीक, का इस्तेमाल किया गया था। तो फार्माकोग्नोसी 2 बेसिकली जो है लैटिन टर्म से मिलकर बने हैं। एक का नाम है फार्माकॉन, हमने ऑलरेडी फार्माकॉन का मतलब क्या होता है फार्माकोलॉजी में जान लिया था, जिसका मतलब होता है ड्रग, मींस ड्रग। दूसरा क्या है, जिग्नोस्को, फार्माकोग्नोस्टिका है ना, तो जिग्नोस्को मतलब होता है टू हैव ए नॉलेज, मींस ड्रग के बारे में नॉलेज, जैसे फार्माकोलॉजी था, है ना, वैसे ही ये है फार्माकोग्नोसी है, ड्रग के बारे में अवेयरनेस, ड्रग के बारे में नॉलेज को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। इन फार्माकोग्नोसी सिस्टमिक कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग की जाती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेस पे, सिर्फ क्रूड ड्रग बोल दो इससे काम नहीं, उसकी फिर स्टडी की जाती है। कैसे स्टडी की जाएगी, सबसे पहले उसके कॉमन नेम के बारे में जाना जाएगा। कॉमन नेम बेसिकली क्या बोलते हैं, जैसे निक नेम, जैसे आप लोग घर में भाई स्कूल में, कॉलेज में लिखने वाला नाम अलग होता है, घर में अलग नाम होता है, तो एक कॉमन नेम हुआ। उसके बाद वो जो अब स्कूल वाला नाम, यानी बॉटनिकल या बायोलॉजिकल सोर्स इसका कहां से है, नाम पता चले, उसके बाद क्रूड ड्रग का, उसके बाद उसका सोर्स पता करते हैं। फिर उस सोर्स की फैमिली क्या है, भाई लोग क्या लड़का या लड़की देखने जाते हैं ना, पता करते हैं ना, सोर्स मीन्स माँ बाप कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, फिर जियोग्राफिकल सोर्स, कौन से रीजन का है, किस रीजन में है ना।
फिर कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, किस तरह से उसका कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन किया गया है, किसका, उस क्रूड ड्रग का। फिर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी मतलब देखो कोगनोसी में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आप लोग प्रैक्टिकल में भी करोगे, बोल दिया जाएगा भाई जिंजर का या आंवले का या क्लोव का, इलायची का, सौंफ का, इसका मॉर्फोलॉजी करो। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है भाई, जो सामने से दिख रहा है, छूने से, टच करने से, चखने से, मीन्स उसकी किसी से रिएक्शन नहीं करानी है ना, मॉर्फोलॉजिकली जो ऊपर से दिख रहा है ना, सॉलिड है, टेस्ट है कि नहीं है, टेस्टलेस है, बिटर टेस्ट है, कलर कैसा है, लेंथ कैसी है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, किस फॉर्म में। फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, मतलब अब उसको कट करना है, चाहे ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल कट कर लो, है ना, किसी भी तरह से कट करो, स्टेन करो, फिर ताकि अंदर का जो है जाइलम फ्लोएम वगैरह जो है जो रहते हैं, मींस माइक्रोस्कोपी अंदर की डिटेल पता चलेगी। ओके, फिर उसके बाद फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, चूंकि प्लांट्स की बात है इसलिए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल किया गया है ना। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, और उन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के फिर यूज क्या क्या है, दूसरा किस तरह से उनको अडल्टरेट किया जा सकता है, किस तरह से उनमें सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, उनमें मिक्सिंग की जा सकती है, कुछ इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग, एलीट ड्रग के बारे में, है ना। तो ये इतनी चीजों की जानकारी करने के लिए क्या करें, कंप्लीट स्टडी करें किसकी, क्रूड ड्रग की। फिर इंट्रोडक्शन की बात करें, कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम अभी हमने बात की थी। कॉमन नेम में क्या, एक जनरल आइडिया होता है कि भाई क्रूड ड्रग को क्या बोलते हैं उस लोकल लैंग्वेज में। बॉटनिकल सोर्स में एक ऑफिशियल सोर्स पता करेंगे, फैमिली के, उसकी कौन सी फैमिली, उसके रिगार्डिंग। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, कहां पे किस हैबिटेट में वो प्लांट पाया जाता है, जो हम अभी बात कर रहे थे। कल्टीवेशन कलेक्शन, कल्टीवेशन कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि कल्टीवेशन कलेक्शन अगर सही तरीके से होगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। बट ये जो ग्रोथ होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे और भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उस प्लांट की ग्रोथ को, जैसे एल्टीट्यूड है ना, कितनी ऊंचाई पे है, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल का स्टेटस वहां पे क्या है, ज्यादा होती कम होती, सॉइल किस तरह की है, फर्टाइल सॉइल है कि इनफर्टाइल सॉइल है, कि ऊसर भूमि है ना, कि ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, किस तरह की सॉइल है, उसकी स्टडी करते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स, किस तरह के पेस्ट, दूसरा पेस्ट और पेस्ट कंट्रोल। तो कुल मिला के ये इतनी सारी चीजें जो होती हैं, ये जो 6 चीजें हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करती हैं कि प्लांट की ग्रोथ किस तरह की होगी, कितनी होगी, राइट। कलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल जो है ये लोग प्ले करते हैं। दूसरा, अब मॉर्फोलॉजी की बात की है, जैसे मैंने जिंजर की बात की है, देखो जिंजर का मैंने फोटो लगाया, शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, या कोई एक्स्ट्रा फीचर दिख रहा है, ये सब मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऊपर से देखने में। जैसे आपसे क्या आपकी मॉर्फोलॉजी, हाँ भाई 6 फीट की हाइट है, इस तरह का कलर है ना, टेस्ट है कि टेस्टलेस हो, ये सब चीजें जो है पता लगाई जा सकती। अब माइक्रोस्कोपी की बात करें, माइक्रोस्कोपी मतलब कट किया गया, तो देखो जैसे कट किया गया तो क्या क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे चूंकि येलो है तो कलर थोड़ा, हाँ अब देखो जाइलम पता चल रहा है कि भाई ये देखो कलरफुल जाइलम है, ये यहाँ पे ये जो ब्लू कलर्स दिख रहे हैं ये सारे क्या फ्लोएम्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, ये सारे क्या है क्लोरोप्लास्ट हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं, मतलब उसके सेल के अंदर कट किया हमने तो कौन कौन सी सेल्स हैं वो बाकायदे स्टेन करके हमको पता चल जाता है। ये माइक्रोस्कोपी मींस उसका टिश्यू सिस्टम कैसा, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ये सब चीज माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के अंडर में आता है। फिर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको हम टीएलसी बोलते हैं, है ना। एक तो क्या है कि जो टीएलसी होती है ग्लास की होती है, उसके ऊपर क्या है एक बेस लगा देते हैं और फिर एक तरफ ब्लैंक का स्पॉट लगाते हैं, एक तरफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट का लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बीकर में रख देते हैं, जहां पे फिर वो उसका देखते हैं कि रन करने के लिए क्या है जो टीएलसी चैम्बर बना के रखा, वो बीकर को भी बना सकते हो आप, या टीएलसी चैम्बर में उसमें रन करेगा ब्लैंक, और वो फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके पता लगाएंगे कि भाई ये क्या प्रिटेंड कर रहा है कि क्या हो सकता है। तो टीएलसी का इस्तेमाल करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और एचपीटीएलसी और एचपीएलसी, है ना। 4 चीजें हो गई, एक टीएलसी हो गई मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एचपीटीएलसी मतलब हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और फिर एक एचपीएलसी हुआ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखो पहला वाला क्या है, ये सिंपल टीएलसी है आपका, दूसरा वाला क्या है
पेपर वाला है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तीसरा क्या है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। फिर लास्ट वाला क्या है, HPLC है, यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इन अब क्या है, देखो जो लैब की बात करें तो लैब में या छोटे स्केल पे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और आपका TLC है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये छोटे स्केल में आपके कॉलेज में लैब में ये परफॉर्म कराया जा सकता है। जहां पे कंपनियों की बात आती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात आती है, वहां नंबर ऑफ सैंपल की TLC वगैरह करनी पड़ती है फाइटो कंस्टिट्यूएंट पता लगाने के लिए। वहां पे HPLC और HPTLC की जरूरत पड़ती, वहां पे इनकी जरूरत पड़ती, मींस इन सब का इस्तेमाल किया जाता है फाइटो कंस्टिट्यूएंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। तो ये हुई फाइटो कंस्टिट्यूएंट की बात। फिर थेरेपेटिक यूज की बात, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उनका फार्माकोलॉजिकल यूज क्या है वो पता लगाएंगे। एडल्ट्रेंट में मिक्सिंग जो होती है ओरिजिनल ड्रग की तरह जो दिखता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो इनफीरियर होती है, और किससे, ओरिजिनल ड्रग से, तो इसको क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट्स। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग कैसे करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स के लिए जैसे हमने बताया मार्फोलॉजी है, माइक्रोस्कोपी हो गया, बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, फिजिकल मेथड टेस्ट हो गया, केमिकल मेथड टेस्ट हो गया, बायोलॉजिकल मेथड टेस्ट हो गए, तो नंबर ऑफ टेस्ट हैं, इनके थ्रू भी पता लगाया जा सकता है क्या, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स को। फिर अब हिस्ट्री की बात कर लें थोड़ी सी। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फार्माकोग्नोसी क्या है, मदर ऑफ ऑल साइंस, जैसा हम शुरू में बता रहे थे, मदर ऑफ ऑल साइंस है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रिप्रेजेंट करती है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को। शुरुआत में एंशिएंट टाइम पे ही, जब आज के जमाने के टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उस समय रामायण काल में भी अगर लिया जाए तो सुषेण वैद्य, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो सुषेण वैद्य को बुलाया गया था, है ना, सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य क्या रावण के यहाँ पे क्या वैद्य थे, लेकिन फिर हनुमान जी उनको लेके आए थे रावण के यहाँ से, तो उनको नॉलेज था, वो फार्मासिस्ट थे, एक तरह से वैद्य थे, उनको मालूम था ये कि भाई इस तरह की जड़ी बूटी हिमालय पे मिलती है, अगर वो मिल जाए तो उसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट उसका निकालेंगे और इनको अगर पिला दिया जाए तो इनमें जान वापस आ सकती है, संजीवनी बूटी, है ना। तो सोचो कि मतलब एंशिएंट टाइम्स, इसीलिए फार्माकोग्नोसी को क्या मदर ऑफ ऑल साइंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, फार्मेसी और मेडिसिन दोनों का संपूर्ण योग है। इन इंडियन की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट इज वेरी ओल्ड। इंडिया में, हिंदुस्तान की बात की जाए तो बहुत पहले से ही ऋषि मुनि लोग आदिकाल से ही प्लांट्स का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। आजकल देखो बाबा रामदेव वही पुरानी चीजों को लेके, वही जो पुराने वेद लिखे हैं उन्हीं चीजों को पढ़ पढ़ के, उन्हीं पे रिसर्च कर करके आज देखो जितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं सब उससे नीचे आ गई, और आज उसकी सेल उन फार्मा कंपनियों से भी ज्यादा ऊपर हो गई, है ना। तो काफी ओल्ड समय से ही हिंदुस्तान में लोगों को क्या थी, प्लांट्स की समझ थी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उनकी उनको पता थी। हमारे जो पुराने एक ऋग्वेद और अथर्ववेद हैं, बेसिकली आयुर्वेद इन्हीं से डेवलप हुआ है, उनमें सब कुछ आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है। तो जितने भी चाहे सुश्रुत रहे हो या चरक संहिता रही हो, ये सब ने आयुर्वेद के लिए ऋग्वेद और अथर्ववेद का ही सहारा लिया। आज भी जितना कुछ अपने देश में कम, विदेशों में लोग जड़ी बूटियों पर ज्यादा निर्भर है। एलोपैथी तो बदनाम है ना, एलोपैथी सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने ही देश में होती है, विदेशों में तो बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते, और एलोपैथ के जितने इफेक्ट होते हैं उससे कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। पता लगा एक चीज ठीक करने के लिए लिया गया और दूसरा चीज गड़बड़ कर दी। ओके, तो आयुर्वेद में बेसिकली अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले चरक संहिता की बात की जाती है। चरक संहिता के बारे में बात की जाती है, और चरक संहिता क्या थे, MD थे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। इनको उनके फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था, है ना। फिर बाद में मोस्टली प्लांट, बाद में सुश्रुत संहिता आई। सुश्रुत संहिता क्या थे, वो क्या है, सर्जन थे। सब कैसे थे, सर्जन डॉक्टर थे, मींस वो सर्जरी करना जानते थे, उन्होंने सर्जरी इजाद की। तो पहले क्या हुआ, सिर्फ मेडिसिन फाइटो कंस्टिट्यूएंट यानी MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की ही बात थी। बाद में सुश्रुत संहिता क्या किस पे डील करती थी, सर्जरी पे। तो MCQ में ये क्वेश्चन है, तो इन पे ध्यान रखना कि मेडिसिन यानी फाइटो कंस्टिट्यूएंट चरक संहिता, और सर्जरी की बात करें तो सुश्रुत संहिता। देखो दोनों की फोटो मैंने लगा दी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये जो है नेट पे अवेलेबल मिल जाएगी आपको। हिप्पोक्रेट्स की बात करें बाद में, थोड़ी हिस्ट्री की बात हो रही है तो हिस्ट्री काफी लंबी चलेगी। हिप्पोक्रेट्स 460 और 370 BC,
अब ये 463-70 BC क्या है? BC मतलब, BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। अब ये बिफोर क्रिस्ट टर्म क्या होता है? BC, बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह से के जन्म से पहले का जो समय होता था उसको बिफोर क्रिस्ट बोलते थे, और ईसा मसीह के बाद का जो समय था, मींस उनके पैदा होने के बाद का, उसको AD बोलते थे, है ना। बहुत सारी मूवीज भी जो है आपको मिल जाएंगे हॉलीवुड में, BC वगैरह, 300 BC करके। हिप्पोक्रेट्स को मींस BC कौन सा? 370 BC में फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। किसको? हिप्पोक्रेट्स का। MCQ का क्वेश्चन है। अरिस्टोटल बाद में 385 से 322 BC ये स्टूडेंट थे प्लेटो के। प्लेटो के स्टूडेंट थे। वॉज द फिलोसफर, ही नोन द रिटन एनिमल किंगडम। ये क्या इन्होंने क्या किया था? रिटन एनिमल किंगडम के बारे में इनको जानकारी थी अरिस्टोटल को, जो कि स्टूडेंट थे प्लेटो के। फिर थियोफ्रेस्टस की बात करें, थियोफ्रेस्टस कब थे भाई? 380 से 287 BC। ये अरिस्टोटल के मींस पहले अरिस्टोटल थे जो प्लेटो के। भाई देखो शुरू से कहां पे? पहले भाई प्लेटो आए हैं। प्लेटो के स्टूडेंट कौन थे? अरिस्टोटल थे। और अरिस्टोटल के फ्रेंड स्टूडेंट कौन थे? थियोफ्रेस्टस, है ना। थियोफ्रेस्टस थे। तो इस तरह से पहले प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में जाना, उनके बारे में लिखा। थियोफ्रेस्टस जो स्टूडेंट अरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या किया? नॉन राइटिंग प्लांट किंगडम। इन्होंने प्लांट किंग, भाई अरिस्टोटल ने क्या किया? एनिमल किंगडम के बारे में लिखा, है ना। और फिर जो इनके स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, इन्होंने किसके बारे में लिखा? प्लांट किंगडम के बारे में। कब लिखा? 380 से 287 BC। अभी बिफोर क्रिस्ट की बात हो रही है, अभी AD की बात नहीं हुई, है ना। फिर बेथम एंड हुकर जो कि ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, ये 1862 में डेवलप इन्होंने किया प्लांट क्लासिफिकेशन। अब जब थियोफ्रेस्टस ने प्लांट किंगडम के बारे में जानकारी लिख दी, तो बेथम और हुकर ने क्या किया? उनका क्लासिफाई कर लिया। कब? 1862 में। फिर एक बर्ग साइंटिस्ट थे 1865 में, इन्होंने फिर क्या किया? नोन द राइटिंग एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग। एटलस का मतलब क्या होता है? एक तरह से मैपिंग, मानचित्र बोले, है ना। एक तरह से फिगर वाइज जो फिगर आउट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? एक एटलस बनाया। किसका? क्रूड ड्रग से रिलेटेड। फिर वॉल और स्ट्रिच जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? दे रोट द एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग। देखो बर्ज ने क्या किया? इन्होंने क्रूड ड्रग का बेसिकली एटलस बनाया। फिर बाद में वॉल और स्ट्रिच साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिखा क्या लिखा? एटलस लिखा। किसके बारे में? पाउडर ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को इन्होंने पाउडर बना लिया। दैट आर द वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस राइटिंग एडल्ट्रेंट्स ड्यूरिंग एडल्ट्रेंस। एडल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट थे। दूसरा ग्रीनिस और कोलिन जो साइंटिस्ट थे 1904 में, देखो एक तरफ से चलता चला, दे कंपाइल द एनाटॉमिकल एटलस ऑफ द वेजिटेबल ड्रग। अब इन्होंने कंपाइल किया सारे एटलस को और इंक्लूड कर दिया वेजिटेबल ड्रग्स को इसके अंदर। किसने? ग्रीनिस और कोलिन्स ने 1904 में। फिर डायोस्कोराइड्स की बात करें, जो फिजिशियंस हैं, बहुत सारे लोग इनको फार्माकोग्नोसी का फादर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायोस्कोराइड्स क्या भाई? अ फिजिशियन डिस्क्राइब द सम मेडिसिनल प्लांट लाइक बेलाडोना, ओपियम, इर्गोट और कॉल्चिकम। डायोस्कोराइड्स ने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि ये एक तरह से फिजिशियन मींस डिस्क्राइब किया इन्होंने किसको बारे में? मेडिसिनल प्लांट के बारे में। कौन से प्लांट? जैसे बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया, एर्गोट हो गया, कॉल्चिकम हो गया, राइट। शायद इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इनको जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी बोलते हैं। फोटोज देख लो भाई, सुश्रुत, फिर दूसरे नंबर पे हिप्पोक्रेट्स, तीसरे नंबर पे अरिस्टोटल, फिर नीचे डायोस्कोराइड्स, फिर गैलेंस और स्वेडलिनियस। ये आगे देखते हैं हम। प्लिनी देखो बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे प्लिनी ने क्या किया था? इन्होंने 37 वॉल्यूम लिखे थे किसके? नेचुरल क्रूड ड्रग के। किसके? नेचुरल क्रूड ड्रग के। देखो फोटो भी मैंने प्लिनी की लगा रखी है ना, प्लिनी का फोटो तो है ही है, साथ में नेचुरल प्लांट नेचुरल जो हिस्ट्री है उसकी बुक भी की फोटो लगा रखी। गैलेंस क्या थे भाई? इन्होंने 131 से 200 AD। अब देखो बात यहां पे की जा रही एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, है ना। एनो डोमिनी ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है ना। BC की बात बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। तो गैलन ने 131 से 200 AD की बात में इन्होंने क्या किया? रिवाइज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लांट ड्रग विच आर नोन एज गैलेनिकल्स।
इन्होंने क्या किया, रिवाइज किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, गैलेनिकल्स के। फिर ली मैरी ने क्या किया, रिपोर्टेड इंपॉर्टेंस एक्सट्रैक्शन मेथड जैसे अल्कोहल टू बी यूज द बेस्ट सॉल्वेंट। ली मैरी ने रिपोर्ट किया मींस अपनी रिसर्च, जो उन्होंने रिसर्च की उसके बेस पे उन्होंने रिपोर्ट किया या डिसाइड किया कि जो अल्कोहल है इसको बेस्ट सॉल्वेंट बोलते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन मेथड। जब किसी भी प्लांट से, किसी भी क्रूड ड्रग से हमको फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर निकालने हैं, एक्सट्रैक्शन उनका करना है, तो अल्कोहल बेस्ट सॉल्वेंट का काम करता है, ऐसा ली मैरी ने रिपोर्ट किया था। ठीक, देखो फोटोज कुछ और भी हैं, हिप्पोक्रेट्स की, अरिस्टोटल एंड प्लेटो की, थियोफ्रेस्टस, गैलेन और प्लिनी की, है ना। ये क्या एटलीस्ट जानकारी हो थोड़ी बहुत कि हाँ भाई ऐसे दिखते थे, बाकी कोई पूछेगा नहीं कि भाई फिल इन द मल्टीपल चॉइस में नहीं कहेगा कि भाई ये 4 फोटो लगा रखी है, प्लिनी की कौन सी है, गैलेन की कौन सी है, थियोफ्रेस्टस की कौन है, हिप्पोक्रेट्स की कौन है, बट एज ए फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, ओके। उसके बाद डेरोसिन की बात करें, इन्होंने 1803 में क्या किया, एक्सट्रैक्टेड द आइसोलेशन। इन्होंने क्या किया, एल्कोलॉइड को एक्सट्रैक्ट किया, कौन सा, नार्कोटीन को। किससे एक्सट्रैक्ट किया, ओपियम से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरोसेन ने 1803 में एल्कोलॉइड को एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम था नार्कोटीन, और किससे एक्सट्रैक्ट किया, ओपियम से। फिर सर्टिनर सर से ये 1806 में इन्होंने मार्फिन को आइसोलेट किया, किससे, फ्रॉम ओपियम पॉपी। ये फर्स्ट एल्कोलॉइड था, कौन था, फर्स्ट एल्कोलॉइड, है ना, जिसको क्लियरली एकदम प्यूरिफाइड फॉर्म में इन्होंने क्या किया था, प्रेजेंट किया था, कौन था, मॉर्फिन था। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिन्होंने क्या किया, जैसे निकोटीन कहां से निकाली गई भाई, टोबैको से, किसके थ्रू, भाई साइंटिस्ट रीमैन। आइसोलेशन ऑफ द एर्गोमेट्रिन, रिजर्पिन, क्विनिन एंड क्विनिडीन आर द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी 20वीं सदी की, यानी 20th सेंचुरी की। तो द टर्म फार्माकोग्नोसी फर्स्ट क्वाइंड को किसने किया था, C.A. सैडलर ने 1815 में। कंक्लूजन है, स्मॉल बुक रोड, इन्होंने छोटी सी बुक लिखी किस पे, क्रूड ड्रग पे, जिसका नाम क्या लिखा, एनालिक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक, इट वाज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, जिसका क्या नाम था, फार्माकोन और गिग्नोस्को, है ना, विच मीन्स द एक्वायर ऑफ द नॉलेज। ओके, तो लिटरली फार्माकोग्नोसी को नॉलेज ऑफ ड्रग और टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग, है ना, दोनों चीजें बोल सकते हैं ब्रीफ में। ओके, तो एमसीक्यू में अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप लोगों के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोग्नोसी की बात करें, फार्माकोग्नोसी क्या है, कायदे से अगर देखा जाए तो जितनी भी ब्रांचेस हैं सबसे इंटरकनेक्टेड होती है, सबसे इंटरकनेक्टेड है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज अप्लाइड साइंस विच प्ले द क्रूसियल रोल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस, है ना। फार्माकोग्नोसिस्ट क्या कर सकता है, शुड हैव द साउंड नॉलेज, किसके बारे में, प्लांट की टैक्सोनॉमी के बारे में, प्लांट की पैथोलॉजी के बारे में, प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में, प्लांट की जेनेटिक्स के बारे में उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज क्या करेगा, हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट कैसे अच्छी तरीके से हो उसकी टेक्नोलॉजी के, एंड फॉर द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक, फाइटोकेमिस्ट्री का बेसिक कंसर्न अगर बोले, variety of substance which are synthesized and accumulated by the plant and deal with the structural elucidation of this substance। कोई भी प्लांट, कोई भी फाइटोकेमिस्ट्री से क्या है, प्लांट का आइसोलेशन करना या प्लांट से उसको सिंथेसाइज करना, ये एक टेक्नोलॉजी किसके पास होती है, फार्माकोग्नोसिस्ट के पास, है ना। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग क्या है, एक्सट्रैक्शन है, मेथड है, एक्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा प्यूरिफिकेशन मेथड है, तीसरा क्या है, उसके बाद उसका करेक्टराइजेशन करना, करेक्टराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल सोर्स से जो हमको सब्सटेंस मिला है, जो क्रूड ड्रग थी जो हमने एक्सट्रैक्शन किया, उसका प्यूरिफिकेशन किया, उसके बाद उसका करेक्टराइजेशन करके देखा। ठीक है, करेक्टराइजेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। ये क्या है, एक तरह से नेचुरल और फिजिकल साइंस में बहुत ही ज्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, ये एडवांसमेंट है ना। वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, उनके अगर हम
जैसे मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, उसकी किस तरह से सिंथेसिस होती है, किस तरह से वो रिएक्शन करता है। उसके बाद उसका क्या थेरेपेटिक यूज है, वो हम फार्माकोलॉजी में किस तरह से वो एक्शन करेगा, किस तरह रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर आगे जाके वो किस तरह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन का काम करता है फार्माकोग्नोसी। वाइटल लिंक बिटवीन द एलोपैथिक एंड आयुर्वेद और एलोपैथिक के बीच का भी लिंक है भाई। जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं कहीं ना कहीं से देखिए आप, जो इनके सोर्सेज हैं कहीं ना कहीं आपको अगर मिलेंगे, स्टार्टिंग सोर्सेज पे जाएंगे तो बहुत कुछ नेचुरल सोर्सेज पे है, कुछ बहुत सिंथेटिक भी है। डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी की बात करें, टुक प्लेस ड्यूरिंग 1934 से 1960 के बीच में मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब इनका इजाद हुआ, जब ये टेक्नोलॉजी और जुड़ी आके फार्माकोग्नोसी से, तो फार्माकोग्नोसी का एडवांसमेंट, फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट और हुआ। द सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट वर आइसोलेटेड, देयर स्ट्रक्चर वर इल्यूसिडेटेड एंड फार्माकोग्नोसी द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट स्टडीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में प्लांट के अंदर से फाइटो कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना और किस तरह से बॉडी में जाके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इस्तेमाल करता है, कौन सा बायोलॉजिकल चेंज बॉडी के अंदर लेके आता है, ये सारी स्टडी हम लोगों ने कब की, 1934 से 1960 के बीच में। ठीक, फिर डेवलपमेंट वाज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग इवेंट्स। फॉलोइंग 4 इवेंट्स हैं जिनकी वजह से बेसिकली ये डेवलपमेंट हुआ। एक तो आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कब हुआ था भाई, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन 1928 बाय विलियम्स फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसका 1941 में शुरू किया गया था बाई किसके थ्रू, फ्लोरे एंड चेन्स के थ्रू। तो आइसोलेशन इन्होंने किसने किया था, विलियम्स फ्लेमिंग ने, बट इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की बात करें तो 1941 में फ्लोरे और चेन्स ने किया था। आइसोलेशन क्या हुआ था, और फिर रिजर्पिन का किससे, राउल्फिया रूट से, कंफर्मिंग बाई इट्स हाइपोटेंसिव एंड ट्रैंकुलाइजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, राउल्फिया से रिजर्पिन फाइटो कंस्टिट्यूएंट या केमिकल कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद उसका थेरेपेटिक इस्तेमाल देखा, कौन सा, हाइपोटेंसिव, कि वो हाइपोटेंसिव है और उसका ट्रैंकुलाइजर प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। आइसोलेशन ऑफ विनका एल्कोलाइड की बात करें, एंटी कैंसरस होती है ना, तो जिसके बेसिकली विनका एल्कोलाइड की बात करें, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन बड़े इंपॉर्टेंट से 2 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट थे। विनक्रिस्टिन वाज फाउंड यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, जिसमें विनक्रिस्टिन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ल्यूकीमिया में, है ना। दीज एल्कोलाइड्स हैव द एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। फिर स्टेरॉइड की बात करें, जैसे प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन आइसोलेट किया था, थोड़ा पार्शियल सिंथेसाइज किया था फ्रॉम द डायोस्जेनिन। डायोस्जेनिन से क्या जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस की जाती है। कुछ अदर स्टेरॉइड्स हैं जो सेपोनिन से होते हैं बाई मार्कर मेथड, सेपोनिन से बाई मार्कर, बाई सेपोनिन भी एक तरह से क्या स्टेरॉइड्स ही तो है, तो बाई मार्कर मेथड उनसे भी जो है बहुत सारे स्टेरॉइडल ड्रग्स का सिंथेसिस किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन बाई केमिकल एंड माइक्रोबियल रिएक्शन की जाती है, जिससे कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑब्टेन्ड होता है, किससे, किससे, प्रोजेस्टेरॉन से, राइट। तो इस तरह से पहला चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर कल मिलेगा। बाय।